हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2005 रिलीज्ड रियल इवेंट इंस्पायर्ड हॉलीवुड हॉरर एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है द डायबॉलिकल। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 में न्यूयॉर्क के हडसन वैली में रहने वाले पॉटर फैमिली के साथ। मिसेस मेरी पॉटर एक सिंगल मदर थी जो बिना किसी मदद के बिल्कुल अकेले अपने तीनों बच्चे पॉल, एंजेला और जूली को संभाल रही थी। जिंदगी वैसे भी आसान नहीं थी उनकी। ऊपर से उनके एल्डर डॉटर जूली को कुछ सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स थे, जिस कारण से वो बाय बॉर्न मेंटली डिसेबल्ड थी। ना वो चल पाती थी, ना कुछ बोल पाती थी। उसके एक्सप्रेशंस मेयरली फेशियल थे। जब वो खुश होती थी तो स्माइल करती थी और गुस्सा होने पर जोर जोर से अपना सर हिलाती थी। एक ऐसे बच्चे का टेक केयर करना आसान नहीं होता। मेरी को हमेशा बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता था। एक दिन वो नोटिस करती है जूली अपने आप ही हंस रही है खिड़की की तरफ देखकर, ऐसे बाहर से कोई उसके साथ खेल रहा हो, लेकिन वहां तो कोई नहीं है। मेरी को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। उनकी बच्ची हंस रही है, मतलब वो खुश है। यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। हो सकता है ये उसका गार्डियन एंजल हो। इसी दौरान मेरी की मुलाकात होती है एक हैंडसम यंग मैन क्रिस से। ग्रेजुअली दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए। मगर उससे पहले मेरी उसे अपने बच्चों से मिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए उनकी परमिशन, उनकी खुशी सबसे ज़रूरी थी। तो वो एक दिन क्रिस को घर बुलाती है और उसके आने पर बच्चे तो उसे बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर खुद क्रिस को कुछ अजीब फील होने लगता है। इतने बड़े घर में उसे जैसे हवा की कमी लग रही थी। घुटन महसूस हो रहा था उसे। ये सिर्फ तभी होता है जब घर में कोई सुपरनैचुरल एनर्जी फ्लो कर रही हो, कोई ऑमिनस प्रेजेंस हो। हर कोई इस चीज को फील नहीं कर पाती, मगर क्रिस ने अपने हाई स्कूल में रहते वक्त पैरानॉर्मल स्टडी किया था, जिससे उसे पता चला कि वो नेचुरली स्पिरिट्स को महसूस कर सकता है। उसके बातों से मैरी को ख्याल आता है वो जरूर जूली के गार्डियन एंजल को फील कर रहा होगा। इस घर में आने के बाद से तो जूली उससे बात कर रही है। उसे कभी कोई टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 3 साल में घर में कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। उसने कभी उन्हें हर्ट नहीं किया। मगर क्रिस कहता है उसे नेगेटिविटी फील हो रहा है। किसी एंजल के प्रेजेंस से ऐसा हरगिज नहीं होता। उधर उसी रात एक और हादसा होता है। एंजेला को किसी लड़के की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बात कर रहा हो, मगर जागने पर उसे कोई नहीं दिखता। कमरे में तो सिर्फ जूली थी। जैसे एंजेला फिर से सोने की तैयारी करने लगती है, उसे अचानक ही जूली के बिस्तर के पास एक छोटा लड़का दिखता है, ब्लॉन्ड हेयर वाला। इतने देर से इसी की आवाज आ रही थी एंजेला को। डर से वो भागती है अपने माँ के पास और उन्हें बुला कर लाती है, मगर तब तक वो लड़का कहीं गायब हो चुका था। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं, कहीं और कुछ नहीं होता। क्रिस भी इस घर में शिफ्ट कर चुका था और बच्चों से उसकी बॉन्डिंग भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। ऐसे में एक रात जब वो सभी मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, सभी को खिड़की के बाहर अचानक फिर से वो लड़का दिखता है, वही ब्लॉन्ड हेयर वाला। क्रिस और मेरी उसी वक्त बाहर भागते हैं चेक करने, मगर वो फिर से गायब हो चुका था। उन्हें दिखाई देती है तो बस एक स्विंग जो अपने आप ही मूव कर रही थी। साथ में क्रिस का वो अनईजी फीलिंग्स भी लौट चुका था। उसका मन कह रहा था इस घर में कोई तो है, कुछ तो है जो उनसे कम्युनिकेट करना चाहता है। तो वो एक वीजा बोर्ड की मदद लेता है, उस स्पिरिट को समन करता है। मेरी भी उसे ज्वाइन करती है, मगर उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उसे तो यकीन भी नहीं था। लेकिन जब इंडिकेटर अपने आप ही हिलने लगता है, डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। क्रिस जब पूछता है यह कौन है और उसे क्या चाहिए, जवाब आता है फ्रैंक, और उसे जेपी चाहिए। जेपी जूली के इनिशियल्स थे, मगर उसे जूली क्यों चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। जब क्रिस फिर से पूछता है कोई है, एक नया नाम सामने आता है, एडम। अब इस नाम से क्रिस खुद डर जाता है, क्योंकि ये उसके अनबॉर्न बेबी का नाम था, जिसके जन्म से पहले ही क्रिस के एक्स वाइफ ने उसे अबॉर्ट कर दिया था। क्रिस जब फिर से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो जवाब में पूरा घर ही कांपने लग जाता है, जैसे भूकंप आ गया हो। घर के सारी चीजें हिल रही थी और उनके चारों तरफ एक अजीब सी साउंड गूंजने लगी थी, एक बहुत ही श्रील वॉइस जो किसी इंसान का तो नहीं हो सकता।
तो इस सब को रोकने के लिए क्रिस उस बोट को ही ले जाकर उसी वक्त आग में जला देता है। इससे तुरंत सब कुछ शांत हो जाता है, मगर असली खेल शुरू होता है उसके बाद। अगले दिन जब मेरी बेसमेंट में जाती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और दरवाजे पर उसे दिखते हैं किसी के हैंडप्रिंट्स, जो काफी बड़े थे और उसे वाइट पेंट से बनाया गया था। मगर घर में तो ऐसा कोई पेंट है ही नहीं और ये हाथ किसी बच्चे के लग नहीं रहे थे। इससे मेरे बिल्कुल श्योर हो जाती है उन्होंने वीजा बोर्ड के जरिए जिस स्पिरिट से बात किया था ये वही है, इसी घर में है वो। सब कुछ सुनकर क्रिस उसी दिन एक लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात करता है और वो उन्हें बेसमेंट में पाउडर छिड़कने के लिए कहती है या फिर मैदा। अगर वहां कोई स्पिरिट है तो इस पर इंप्रेशन जरूर आएगा। होता भी यही। नेक्स्ट डे जब सभी चेक करते हैं उन्हें पाउडर पर कुछ राइटिंग्स मिलते हैं जिसमें मेनली एक नाम हाईलाइटेड था, लिलिथ। अब इसे देखकर उस इन्वेस्टिगेटर का तो बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि ये उनके बेटी का नाम था और इस घर में रहने वाला शैतान इनडायरेक्टली उन्हें थ्रेट दे रहा था। तो वो उसी वक्त ये घर छोड़कर भाग जाती है और फर्दर उनकी मदद करने से भी मना कर देती है। लेकिन ये लोग बेचारे क्या करें, उनकी दिक्कतें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक रात मेरी को एक भयानक सपना आता है। वो एक आदमी को देखती है अपने घर के बैकयार्ड में जो अपने आप को फ्रैंक बुला रहा था। वो मेरी से कहता है कि वो जूली को ले जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऊपर से उसी रात पॉल के साथ भी एक हादसा होता है। वो जब अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक ही सारी चीजें हिलने लग जाती है। उससे उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है सीलिंग से एक चेहरा उसी की तरफ झांक रहा है। अब एक ऐसे हादसे के बाद कोई भी उस कमरे में रुकना नहीं चाहेगा। डर से तो पॉल का हाल बेहाल हो चुका था। जब मेरी अगले दिन उसके सामान हटाने जाती है तो उसे वहां जमीन पर एक निशान मिलता है, लेटर एफ का, एक जला हुआ निशान जो मिटाने पर भी नहीं मिटता। यह सबूत था फ्रैंक असल में है। मेरी का सपना सिर्फ उसका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं था, रियल में एक थ्रेट था। इस बात तो क्रिस भी बहुत टेंशन में पड़ जाता है। वो मेरी से कहता है क्यों ना वो लोग घर बदल ले, मगर असली प्रॉब्लम घर में नहीं थी, प्रॉब्लम थी जूली। वो जहां भी जाएगी फ्रैंक उसके साथ जाएगा, इसलिए उसे आजाद करना सबसे ज्यादा जरूरी था। घर बदलने से कुछ नहीं होने वाला। तो अगले दिन सुबह होते ही क्रिस एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर डेव से कांटेक्ट करता है और उन्हें सब कुछ डिटेल्स में बताकर उनसे मदद मांगता है। डेव एक फेमस डिमोनोलॉजिस्ट थे जो चर्च के साथ मिलकर काम किया करते थे। जब उन्हें पता चला इन लोगों ने एक वीजा बोर्ड का इस्तेमाल किया है और फिर उसे जलाकर राख भी कर दिया है, तब वो बहुत डर गए, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही एक एंटिटी को अपने घर में एंट्री दिलाकर उसे वापस भेजे बिना ही गेटवे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब उसे वापस भेजना आसान नहीं होगा। डेव एक दिन खुद अपने एक दोस्त के साथ पॉटर फैमिली के घर को विजिट भी करता है और घर में घुसते ही उनका सामना होता है घर के क्लस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट से। इससे क्रिस की तरह वो लोग भी बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि इस घर में जो एंटिटी है वो कोई ह्यूमन स्पिरिट नहीं बल्कि एक इविल है, समथिंग डायबोलिकल। डेव पॉटर फैमिली को वार्न भी करता है कि ये शैतान उनके अंदर के नेगेटिविटी पर पनप रहा है, उन्हें अपने आप को काबू करना होगा, बिल्कुल भी नहीं डरना उससे, ना अंदर के फ्रस्ट्रेशन को बाहर लाना है, किसी भी हाल में खुद को कमजोर नहीं दिखाना। डेव समझ चुके थे इस शैतान से छुटकारा पाने के लिए उन्हें चर्च की मदद लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए जरूरत थी सबूत की। तो वो अगले दिन ही अपने पूरे टीम के साथ वापस आ जाते हैं। उनके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी थे, घर के ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के, जिससे वो लोग इविल को कैप्चर कर सके और साबित कर सके इस घर में सच में ही कुछ है। घर के चारों तरफ हर जगह कैमरास एंड माइक्रोफोन्स लगा दिए जाते हैं, स्पेशली बेसमेंट और जूली के कमरे में, क्योंकि उन्हें पता था जूली स्पिरिट को अट्रैक्ट जरूर करेगी। होता भी यही। काम शुरू होते ही घर में कुछ ना कुछ होने लगता है। हर कोई कुछ ना कुछ फील करता है। जैसे एक आदमी जब अकेले कैमरा चेक कर रहे थे तो अचानक ही उन्हें ऊपर के फ्लोर पे किसी की आवाज आती है, जैसे कोई बॉल से खेल रहा हो, जबकि उन्हें पता था ऊपर कोई नहीं है। जूलिया के अलावा बाकी सारे बच्चों को बाहर भेज दिया गया है। साथ में उन्हें ऐसा भी फील होता है कि वो अकेले नहीं है, कोई उन्हें देख रहा है। ठीक तभी हमें उनके ठीक ऊपर वाले सीलिंग पर एक चेहरा दिखता है जो दीवार के थ्रू उन्हें घूर रहा था।
ये वो तो देख नहीं पाते, मगर डर से ऑलरेडी उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो डेव को कांटेक्ट करता है और होली वाटर मांगता है। इधर जो लेडी उसे वो देने जाती है, बेसमेंट में लौटते वक्त उसे भी एक सेंसेशन फील होता है। उसे अपनी पीठ पर कोल्ड विंड फील होता है। ये एक सिंबल था कि कोई अनसीन फोर्स उसे फॉलो कर रहा है। वो लेडी कुछ कर पाए उससे पहले वो फोर्स उसे नीचे धकेल देता है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाती है। फॉर्चुनेटली कोई सीरियसली इंजर्ड तो नहीं हुआ था, मगर वो एंटिटी उन्हें डराने में कामयाब हो चुका था। अगर वो उन्हें फिजिकली हर्ट कर सकता है, इसका मतलब इस घर में कोई भी सेफ नहीं है। वो यही साबित करना चाहता था कि यहाँ सब कुछ उसके कंट्रोल में है। डेव को जितना सबूत चाहिए था वो उसे मिल चुका था। अभी बस एक आखिरी काम बाकी था। उन्हें चर्च को इन्फॉर्म करने से पहले स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि ये किस तरह की एंटिटी है। कोई ह्यूमन स्पिरिट है जो इस घर से जुड़ा है या फिर कोई इनह्यूमन एंटिटी। इसका जवाब ढूंढने के लिए अगले दिन ही डेव एक साइकिक को उस घर में लेकर जाता है। उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती। घर में एंटर करते ही सबसे पहले उनकी नजर पड़ती है जूली के कमरे की तरफ, और वहां जाते ही उन्हें समझ आ जाता है इस घर में बस एक ही डीमन है जो जूली को यूज कर रहा है इस घर में घुसने के लिए। वो सब कुछ खत्म कर देगा, इस घर के लोगों को और उनके खुशहाल जिंदगी को। जब वो लेडी मेरी को यही सब बता रही थी तो अचानक ही जूली की नींद टूट जाती है और उस लेडी को देखकर बहुत नाराज हो जाती है। वो इतना नाराज कि गुस्से में उसकी आंखें बिल्कुल काले पड़ जाती हैं, कमरे के दरवाजे कांपने लग जाते हैं। और वो लेडी, उसे तो जैसे कोई जोर का झटका दिखता है, जिस धक्के से वो कमरे से दूर जाकर गिरती है। ये भयानक नजारा अपने सामने देखकर और किसी को कोई शक ही नहीं रहता कि इस घर में डिमोनिक फोर्स मौजूद है। जाते जाते ये लेडी ये भी कह जाती है कि उन्हें जो बार बार अलग अलग विजन्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक बार फ्रैंक दिख रहा है तो एक बार एक छोटा बच्चा और दीवार के अंदर से वो चेहरा, वो सब कुछ असल में एक ही डीमन का रूप है। वो उन्हें कंफ्यूज कर रहा है, जिससे उन्हें लगे कि इस घर में बहुत सारे आत्माएं हैं, जिससे वो डर जाए और उसके सामने सरेंडर कर दे। असल में डेविल हमेशा खुद को शक्तिशाली दिखाना चाहता है, इसीलिए खुद को मल्टीट्यूड में दिखाता है। इसे ही लीजन कहा जाता है। इसका प्रेजेंस किसी भी हाउस होल्ड के लिए अच्छा नहीं होता। डेव अगले कुछ दिन के अंदर ही सारे सबूत चर्च भेज देता है और फाइनली उसे परमिशन भी मिल जाता है एग्जॉर्सिज्म का। मगर जब प्रीस्ट आते हैं वो कहते हैं जूली पोसेस्ड नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर गुड एंड इविल में फर्क करने की क्षमता ही नहीं है। वो किसी फोर्स को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकती। बेचारी तो एक विक्टिम है, अपने अनजाने में ही उस डीमन को अपना साथी बना लिया है। उन्हें बस उनका ये कॉन्टैक्ट तोड़ना होगा। प्रीस्ट को लगा था एक माइनर एक्सोर्सिज्म, मतलब ब्लेसिंग से ही काम चल जाएगा शायद, मगर इसके बाद जो होता है वो उनके असम्पशंस को एक झटके में तोड़ देता है। एक्चुअली प्रीस्ट और मेरी किचन में खड़े बात कर रहे थे। वो नोटिस नहीं करते उनके पीछे एक चाकू अपने आप ही मूव कर रहा था। उसका निशाना था प्रीस्ट के तरफ। क्लियरली वो एंटिटी एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करने से पहले उसे मारना चाहता था, मगर क्रिस ऐसा होने नहीं देता। उसे एक हंच आता है और वो सही समय जाकर उस चाकू को पकड़ लेता है, लकीली। मगर इससे वो प्रीस्ट समझ जाते हैं सिचुएशन उतना हल्का भी नहीं है जितना उन्हें लग रहा था। आज उनकी जान भी जा सकती थी। इससे वो थोड़ा सा और सीरियस हो जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। इस बार भी सबके सेंटर ऑफ अटेंशन थी जूली। किसी को कोई आइडिया नहीं था छेड़छाड़ करने पर वो डायबॉलिकल एंटिटी किसका क्या हाल करेगा, स्पेशली जूली का, क्योंकि जाहिर है इतना इजीली तो अपना ग्रिप लूज नहीं करेगा वो। इनिशियली जब प्रीस्ट पूरे घर को ब्लेस कर रहे थे, परिवार के बाकी मेंबर्स को ब्लेस कर रहे थे, तब कहीं कुछ नहीं होता। मगर जैसे ही वो जूली के सामने आकर प्रेयर रिसाइट करने लगते हैं, होली वाटर छिड़कते हैं उस पर, दोनों एनर्जी की टकरार से घर के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। सभी फील करते हैं इस टर्मोइल को। सारी चीजें हिलने लग जाते हैं, लाइट्स ब्लिंक करने लगते हैं और जूली भी अचानक से बहुत अग्रेसिव हो जाती है। किसी जंगली जानवर की तरह अपने हाथ पैर मारने लगती है वो और गुस्से भरे नजरों से देखने लगती है प्रीस्ट की तरफ। उसके जेस्चर्स से ये काफी क्लियर था कि अगर उसे मौका मिले तो वो अभी उसी वक्त उसका काम तमाम कर देगा। बट फॉर्चुनेटली वो मौका उसे नहीं मिलता। कांस्टेंट प्रेयर्स और सभी के अलर्ट रहने के कारण जूली प्रीस्ट को छू भी नहीं पाती।
कुछ देर तक उसके अंदर ही वो एंटिटी तड़पने लगता है एंड उसके बाद फाइनली उसे और इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। खिड़की पर सुनाई देती है जोर जोर से बैंगिंग की आवाज़, वो भी 3 बार। और उसके ठीक बाद ही घर में सब कुछ अचानक से ही शांत पड़ जाता है। तूफान रुक जाता है और एक सूदिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है घर के अंदर। इतने दिनों से जो एक घुटन महसूस हो रहा था, एक फिश स्मेल आ रही थी, वो भी एक झटके में गायब हो जाता है। ये क्लियर इंडिकेशन था उनके सक्सेस का। फिर से एक बार भगवान के सामने शैतान को झुकना ही पड़ा और इस मासूम सी लड़की को मुक्ति मिल गई होने वाले अनहोनी से। इस हादसे के कुछ साल बाद पॉटर फैमिली किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर जाते हैं, नई तरह से अपनी जिंदगी स्टार्ट करते हैं। फिर कभी उन्हें ऐसी चीज़ों का सामना करना नहीं पड़ता, मगर इस हादसे को कभी भुला भी नहीं पाते वो। मेनली इसलिए क्योंकि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। वो लोग समझ ही नहीं पाए उस एंटिटी ने जूली को ही क्यों टारगेट बनाया। वो वल्नरेबल थी इसलिए, या फिर उसमें स्पिरिट से कांटेक्ट करने की, उन्हें देखने की, बात करने की कोई स्पेशल एबिलिटी थी इसलिए। इसका कोई परफेक्ट आंसर किसी के पास नहीं था, मगर हाँ ये ज़रूर पता चला कि हडसन वैली के जिस जगह पर उनका घर था वो जगह ऐसे हॉन्टिंग्स के लिए मशहूर है। जो लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी किसी ना किसी पैरानॉर्मल हॉन्टिंग के शिकार ज़रूर हुए हैं और ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। डच एक्सप्लोरर्स इस जगह को द डेविल्स प्लेग्राउंड कहते थे। जब यहाँ कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ भी नहीं था तब से इस जगह को द लैंड ऑफ घोस्ट एंड डीमन बुलाई जाती है। इस सब का कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा ना। शायद वैसे ही कोई एंशिएंट एंटिटी जूलिया के जरिए फिर से किसी घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। हु नोज। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। हम मानती हूँ फिक्शनल स्टोरीज की तरह इसमें कोई जंप स्केयर सीन्स नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी फिक्शन है ही नहीं, 100% रियल है। पॉटर फैमिली की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जो अभी भी उन्हें रात को चैन से सोने नहीं देता और शायद कभी देगा भी नहीं। आखिर जिसे चोट लगती है वही समझता है घाव कितना गहरा है ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।